हाय, आई एम डॉक्टर सोनम फ्रॉम डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक गाजियाबाद ब्रांच। हम ट्रांसप्लांट के बारे में शुरू से अंत तक सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्ड वर्जन आपको बताया जाएगा किस तरीके से कितने प्रकार के एक्सट्रैक्शन होते हैं, कितने प्रकार से स्लिटिंग किया जाता है और किन किन इंस्ट्रूमेंट से आपका स्लिट होता है, प्लस कि कौन सा बेस्ट तरीका है स्लिटिंग का, कौन सा बेस्ट तरीका है इम्प्लांटेशन का, कितने तरीकों से जो है प्रोसीजर किया जाता है। हम इसके बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी सारा नॉलेज मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको किस तरीके से आपका ट्रांसप्लांट जो है वो करवाना चाहिए। आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि ट्रांसप्लांट जो है किस तरीके का प्रोसीजर है, क्या ये डेंजरस है आपके लिए, क्या इससे आपको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकता है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, किन प्रोसीजर से करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट के पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं, किस तरीके के ब्लड टेस्ट जो हैं, क्या हमें करना चाहिए। फर्स्टली आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, अपना एरिया दिखाएंगे कि कितना एरिया जो है आपका कवर होगा, प्लस कितने ग्राफ्ट्स उसमें प्लेस किए जाएंगे। आपको डॉक्टर आपके बताएंगे कि आपके फेस के अकॉर्डिंग हेयर लाइन आपको कैसी सूट होगी, डेंसिटी क्या दी जाएगी, आपको पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने ग्राफ्ट जो हैं वो प्लेस किए जाएंगे फॉर द बेस्ट डेंसिटी। आपका डोनर एरिया कैसा है, डोनर से कितने ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं, डोनर आपका एवरेज है, लो है या गुड है या पुअर है, उस अकॉर्डिंग आपको आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपका रिजल्ट किस तरीके का आएगा। कभी भी जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप प्लीज उनसे क्लैरिटी लीजिए कि आपके डोनर एरिया के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट किस तरीके का आएगा, बिकॉज डोनर एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आपका डोनर एरिया में बाल पतला है, सेम आपका इम्प्लांटेड एरिया में, मतलब आपका जहाँ पर इम्प्लांटेशन किया जा रहा है, सेम वही डेंसिटी, सेम वही क्वालिटी का हेयर जो है वो ग्रो होगा। तो अपने डॉक्टर से क्लैरिटी ज़रूर लीजिए और उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज वो आपके ही हेयर हैं जो आपको हम इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर बाल पतला है तो हम डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं उसमें, बट वो जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा एंड देन आप उस अगर क्लैरिटी से ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। सेकेंडली, ब्लड टेस्ट इज मैंडेटरी बिफोर द सर्जरी। अगर आप सर्जरी के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज ये भी एक सर्जरी है, एक प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्लड टेस्ट बहुत मैंडेटरी चीज़ होती है। अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे, अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आफ्टर सर्जरी आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। प्लस ड्यूरिंग द सर्जरी आपको और आपके सर्जन को काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो कुछ लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ये लिस्ट जनरली डॉक्टर्स जो हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं बिफोर योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो इन्हें ज़रूर कराएं। थर्डली, ट्रांसप्लांट के 1 डे प्रायर या फिर ऑन द डे ऑफ द सर्जरी आपको टिटनेस का इंजेक्शंस दिए जाएंगे। टिटनेस का इंजेक्शन देने से ड्यूरिंग द सर्जरी या आफ्टर सर्जरी आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आपको 24 आवर्स के अंदर सर्जरी के आपको ये इंजेक्शन लगवा लेना है। सेकेंडली, आपका एनेस्थीसिया, जो स्कैल्प पे हम एनेस्थीसिया देते हैं, उसका एक टेस्ट होता है, सेंसिटिव टेस्ट, जो कि आपको टेस्ट डोज दिया जाता है। 10 मिनट्स के अंदर उसमें कोई भी रिएक्शन ना हो, आपको रेडनेस ना आए, इचिंग ना हो, वो टेस्ट करना बहुत मैंडेटरी है। बिकॉज अगर उसमें आप फेल हो, अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो टेस्ट भी बहुत मैंडेटरी है। थर्ड, आपको कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे बिफोर द सर्जरी, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होंगे, पेन किलर्स होंगे, एंटी एसिड्स होंगे, जिससे ड्यूरिंग द सर्जरी आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो एंड पेन थोड़ा मिनिमाइज हो जाए आपका। अब आते हैं हम सर्जरी पर। तो सर्जरी जब आपकी स्टार्ट होगी, आपकी हेयरलाइन मार्किंग की जाएगी। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ फ्रंटल, आप 2nd या 3rd ग्रेड पर हैं ट्रांसप्लांट के लिए, मतलब आपका नॉर्वुड स्केल जो है वो 3rd है, तो आपकी हेयर लाइन सिर्फ जो है वो मार्किंग की जाएगी। तो वो आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग उस तरीके से डिजाइन की जाएगी। प्लस आप भी अपनी डिजाइन बता सकते हैं या आप अपनी पुराने फोटोज दिखा सकते हैं अपने सर्जन को कि मुझे इस तरीके का हेयर लाइन चाहिए। तो वो म्यूचुअल होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट का म्यूचुअल होता है कि आप
डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस देगा कि आप इस तरीके से जो है हेयर लाइन बना सकते हैं, प्लस आप भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का हेयर लाइन चाहिए। हेयर लाइन एक बार डिजाइन हो जाएगा, देन आपका हेड जो है वो शेव किया जाएगा। शेव भी आप करा सकते हैं और नॉन शेव टेक्निक से भी आप ट्रांसप्लांट जो है वो करा सकते हैं। नॉन शेव टेक्निक में आपका पूरा हेड शेव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डोनर एरिया जो है वो शेव किया जाएगा जहां से आपका एक्सट्रैक्शन होना है। एंड शेव टेक्निक में आपका पूरा ही हेड जो है वो ट्रिम किया जाएगा, जीरो ट्रिम, जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा। फर्स्ट पार्ट ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में जब आप ओटी के अंदर एंटर होते हैं, पहले आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब आपका स्लिटिंग होना होता है, पहले आपको फ्रंट ब्लॉक दिया जाता है। फ्रंट ब्लॉक मतलब फ्रंट में आपको एनेस्थीसिया देके सुन किया जाता है। इस पार्ट को सुन करने के बाद में आपके स्पेसेस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स या पॉकेट्स कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। उसी एरिया में आपके ग्राफ्ट जो कि एक्सट्रैक्शन से यहाँ से निकाल कर हम एक ग्रोथ फैक्टर में और एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं ताकि आपके रूट जो है वो सरवाइव करें प्रॉपरली। उनको इम्प्लांट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन जो है एक पंच से किया जाता है जिसका साइज वेरी करता है 0.7 mm से 1 mm तक। अगर छोटे mm का हम प्रयोग करते हैं तो आपका पंच साइज अगर हम छोटा यूज करते हैं तो आपके स्कार भी जो है वो मिनिमल आते हैं। तो हमें छोटा साइज जनरली यूज करना चाहिए, विच वेरीज टू 0.7 mm टू 0.9 mm। 0.9 mm से अगर आप ऊपर जाएंगे तो स्कारिंग बहुत ज्यादा विजिबल होगी। प्लस पंच भी जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपके स्कैल्प के हिसाब से आपके सर्जन चूज करेंगे कि कौन सा पंच जो है वो आपके लिए बेटर सूटेबल होगा कि आपके स्कारिंग ज़्यादा ना हो, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। अगर आपकी सॉफ्ट स्किन है तो उस हिसाब से आपका पंच यूज़ किया जाएगा, अगर आपकी हार्ड स्किन है तो उस अकॉर्डिंग पंच यूज़ किया जाएगा। नाउ आई टॉक अबाउट द स्लिटिंग पार्ट, जहाँ पर हम पॉकेट्स बनाते हैं। वो दो तरीके से बनते हैं, एक बनता है निडल की हेल्प से, एक बनता है ब्लेड की हेल्प से। जनरली लोग बोलते हैं कि जो निडल है वो पुराना टेक्निक है, ब्लेड है सफायर ब्लेड वो नया टेक्निक है, उससे डेंसिटी ज़्यादा आती है। डेंसिटी टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्जन। सर्जन किस प्रकार से आपकी डेंसिटी जो है वो दे पा रहे हैं, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने हाई डेंसिटी में आपके ग्राफ्टिंग जो कर पा रहे हैं, टोटली सर्जन पे डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द ब्लेड और निडल, बिकॉज दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, करने का तरीका वेरी करता है। तो आप ये मत समझिए कि अगर कोई निडल से कर रहा है तो वो बुरा ट्रांसप्लांट है या ओल्ड टेक्निक है या वो सक्सेसफुल मेथड नहीं है, और जो ब्लेड से कर रहे हैं वो सक्सेसफुल टेक्निक है या उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डिपेंड करता है सर्जन किस तरीके से आपका स्लिटिंग जो पार्ट है वो कर रहे हैं, कितनी डेंसिटी, कितनी डेप्थ में, क्या डायरेक्शन रख रहे हैं, डिपेंड उसी पे करता है आपका प्रॉपर रिजल्ट। स्लिटिंग में ब्लेड और निडल दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? ब्लेड जनरली कट करती है तो थोड़ा सा स्किन हमारी बाहर को जो है वो टेयर होती है, तो उससे थोड़ा सा ऑरेंज पील इफेक्ट, मतलब दाने दाने टाइप के दिखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, जो कि निडल में जनरली नहीं देखने को मिलता। तो मेरे हिसाब से निडल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब मैं इम्प्लांटेशन की अगर बात करूं तो इम्प्लांटेशन भी कई तरीके से किया जा रहा है, जैसे फोर्सेप की हेल्प से करते हैं, कीप इम्प्लांटर यूज करते हैं, प्लस आप इम्प्लांटर पेन यूज किया जाता है। अगर मैं फोर्सेप की बात करूं तो फोर्सेप में हम ग्राफ्ट को है हाथ से टच नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड नो टच टेक्निक ऑफ इम्प्लांटेशन। आपके हाथ से कोई भी ग्राफ्ट टच होके डैमेज नहीं हो रहा है। मोस्ट सर्जन्स हु परफॉर्म हेयर ट्रांसप्लांटेशन, फोर्सेप टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द इम्प्लांटेशन। उससे आपका रूट जो है वो डैमेज नहीं होता है, फ्रैक्चर रूट नहीं होगा आपका। सेकेंडली, अगर मैं इम्प्लांटर पेन की बात करूं तो इम्प्लांटर पेन में स्लिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली पेन के थ्रू ही इम्प्लांटेशन, मतलब होल भी हो जाता है और आपका इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। बट उस पेन में हमें ग्राफ्ट को जो है वो प्लेस किया जाता है। जब हम उसको प्लेस करते हैं तो कई ग्राफ्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं। उस रीजन से इम्प्लांटर पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है लार्ज एरिया के लिए। अगर मैं स्मॉल एरिया की बात करूँ तो इम्प्लांटेशन उससे किया जा सकता है। Keep implanter is also a good option for the hair transplantation or implantation technique. After transplantation 7 days तक आपके सर्जन आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से केयर करना है,
क्या आपको मेडिसिन लेनी है, किस तरीके से इम्प्लांटेड एरिया की केयर करनी, किस तरीके से डोनर एरिया की केयर करनी है, ये आप अपने सर्जन से बहुत अच्छे से समझिए और उसको फॉलो कीजिए। बेटर रिजल्ट के लिए आपको 7 डेज तक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आफ्टर केयर ट्रांसप्लांट का वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप प्लीज जरूर जाके देखिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में जाके लिखें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।